मेहनती पति की दो कामचोर पत्नी। रूपाली अपनी अलमारी खोलकर एक के बाद एक कपड़ा निकालती जाती है और अपने पति के सामने फेंक कर कहती है, कल मेरी सहेली की शादी है और मेरे पास पहनने के लिए एक जोड़ी भी कपड़ा नहीं है। अब मैं अपनी सहेली की शादी में कैसे जाऊंगी? अरे भाग्यवान, चारों तरफ तो तुम्हारे कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे हैं। ऊपर से एक अलमारी, उसके अंदर तुम्हारे कपड़े ही कपड़े हैं। यहाँ तक कि तो तुमने मेरी अलमारी भी नहीं छोड़ी। तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में भी रखे हैं। और कितने कपड़े चाहिए तुम्हें? मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है, सब पुराने हो गए, मुझे नई ड्रेस चाहिए। रूपाली तुषार के सामने रोने लगती है, जिसके बाद तुषार को कुछ समझ नहीं आता और वह रूपाली को कपड़े दिलाने के लिए शोरूम ले जाता है। अरे अब तुम्हें जो कपड़े चाहिए तुम ले लो, लेकिन रोना बंद करो मेरी माँ। रूपाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शोरूम में अपने लिए कपड़े पसंद करने लगती है। जहां वह एक ड्रेस खरीदने के लिए आती है, वहां वो 2 ड्रेस खरीद कर जाती है, जिसके बाद तुषार को डबल पैसा भरकर बहुत दुख होता है और वह अपने मन ही मन सोचता है, ए भगवान, कैसी लुगाई है मेरी। जब देखो पैसे खर्च करवाती रहती है, थोड़ा भी नहीं सोचती कि मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ। बेचारा तुषार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसके फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ से गांव का एक आदमी उससे कहता है, अरे तुषार भैया, शहर में जाकर शहर के ही हो गए हो। अरे तुम्हारी माँ यहाँ बीमारी के चलते तड़प रही है। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती है? जल्दी से सामान बांधो और फौरन गांव चले आओ। क्या कहा? माँ की तबीयत खराब है? तुम चिंता मत करो, मैं फौरन आता हूँ। ऐसा कहकर तुषार अपने कमरे में जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। सामान पैक करने के बाद वह अपनी पत्नी रूपाली से कहता है, देखो रूपाली, तुम्हारे और मेरे बारे में माँ को कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें गांव नहीं ले जा सकता। मुझे गांव फौरन जाना होगा क्योंकि माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फौरन अपनी माँ के पास पहुंच जाएं। तुषार ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंच जाता है, जिसके बाद वह अपनी माँ से मिलता है, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ होती है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे शहर जाने के बाद तू तो अपनी माँ को भूल ही गया था, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुझे यहाँ पर बुलाया है। देख, मैं तब से ये मौका ढूंढ रही थी। आज तू गांव आ गया है तो मैं अपने फर्ज से भी छुटकारा पाना चाहती हूँ। अरे माँ, आप कौन से फर्ज की बात कर रही हो? अरे बेटा, बचपन में तेरी शादी इंदुमती से हो गई थी। इंदुमती आज भी तेरा इंतजार कर रही है। अब तू आ गया है तो हम अपनी बहू को अपने घर ले आते हैं। अपनी माँ के मुंह से ये सुनते ही तुषार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तुषार अपनी माँ से बात करने की कोशिश तो करता, लेकिन वह कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ सरोज इंदुमती को उसके घर से विदा करके अपने घर ले आती है। अरे माँ जी, आखिरकार आप मुझे अपने घर ले ही आई। मुझे तो लगा था कि आप भूल गई हो। अरे तू मेरी छोड़ जा, तुषार के कमरे में अकेला है, उसके पास जा, उससे बातें कर। वैसे भी कल तुम दोनों को शहर के लिए रवाना होना है। इंदुमती कमरे में जाती है, लेकिन तुषार पहले से ही सो चुका होता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, तुषार अपना बैग पैक करके निकलने वाला होता है, लेकिन तभी सरोज कहती है, अरे बेटा रुक जा, अकेला कहाँ जा रहा है? अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जा। अजी मैंने सामान पैक कर लिया है और जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी मैं शहर से ही ले लूंगी। अरे मेरे खर्चे करवाने के लिए रूपाली कम थी, जो एक और पत्नी आ गई मेरी जिंदगी में। अब मैं क्या करूं? सरोज तुषार के ना चाहने के बाद भी जबरदस्ती इंदुमती को उसके साथ शहर भेज देती है, जिसके बाद तुषार शहर में आने के बाद इंदुमती और अपने लिए एक नया फ्लैट लेता है और इंदुमती से कहता है, देखो इंदुमती, हफ्ते के 3 या 4 दिन ही तुम्हारे पास रहा करूंगा, क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, जिसके चलते रात को भी काम करना पड़ता है और दिन में भी। लेकिन तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें लाकर दे दिया करूंगा। इंदुमती तुषार की बात मान लेती है, जिसके बाद जहां रूपाली खर्चीली थी तो वहीं इंदुमती खर्च करने में 2 गुना आगे थी। तुषार की दोनों पत्नियां हर हफ्ते उसे कभी किसी शोरूम में तो कभी किसी शोरूम में सामान खरीदने के लिए ले जाया करती थी। ऐसे ही क्रिसमस आने वाला होता है, जिसके चलते एक दिन इंदुमती तुषार से कहती है, अजी सब लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, आप भी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवा दीजिए, मुझे क्रिसमस मनाना है। इधर इंदुमती उसे शॉपिंग करने के लिए बोल ही रही थी कि तभी रूपाली का फोन आता है।
अजी कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ, क्रिसमस की शॉपिंग करनी है। तुषार को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, जिसके बाद वो फैसला लेता है कि वह अपनी दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में जरूर बताएगा। तुषार रूपाली को शॉपिंग करवाने की वजह उसे अपने पास बुला लेता है। रूपाली, मुझे माफ करना, ये मेरी पत्नी इंदुमती है। इंदुमती, तुम भी मुझे माफ करना, माँ के चलते मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाया। तुषार अपनी दोनों पत्नियों को अपनी पूरी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों की दोनों उसकी परेशानी को समझ लेती हैं। उसी दिन के बाद से वह तीनों एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन अब उन दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगता है। जितना खर्चा रूपाली करवाती तो उससे ज्यादा खर्चा इंदुमती करवाती, जिसके चलते तुषार का पूरा बैंक बैलेंस खत्म होने लगता है। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? इन्होंने तो खर्चा करवाने में मेरी लंका बिठा दी है। एक की सुनो तो दूसरी नाराज, दूसरे की सुनो तो पहली नाराज। अब मैं क्या करूं? तुषार अपनी दोनों पत्नियों की फरमाइश पूरी करते करते खुद कमजोर होने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी और वह पतला हो जाता है। एक दिन तुषार ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। आज आपको मेरे साथ शॉपिंग पर चलना है, मुझे पार्टी में जाना है और मेरे पास कपड़े नहीं है। ये सुनकर इंदुमती कहती है, अजी मुझे भी गांव जाना है, तो आप मुझे माँ जी के लिए कुछ कपड़े दिलवा दीजिएगा। उन दोनों के इस कंपटीशन को देखकर तुषार को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद वह चक्कर खाकर गिर जाता है। रूपाली तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। जैसे ही डॉक्टर तुषार का चेकअप करते हैं, वह इंदुमती और रूपाली से कहते हैं, आपके पति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी और वो पतले हो गए हैं। इसलिए घर का माहौल नरम रहना चाहिए, नहीं तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वह दोनों आपस में कहती हैं, जब से तुम आई हो तब से मैंने खर्चों में बहुत ज्यादा कंपटीशन करना शुरू कर दिया है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ ने सिखाया था कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और उसे घर को चलाना आना चाहिए। यहाँ तो मैं घर को बर्बाद कर रही हूँ। आज के बाद मैं भी कभी ऐसा नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से इंदुमती और रूपाली दोनों ही खर्चा कम कर देती हैं और तुषार का अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं, जिसके बाद तुषार अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है? दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार, और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई।
तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो। अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया, जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे कंपनी की मैनेजर है। भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी,
मेरी माँ भी बहुत गरीब है, अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है। जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप तो कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जबलपुर गांव में रहने वाली मेनका की 4 बेटी और एक बेटा था। रवि चारों बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी 2 बरस पहले चेताली से हो चुकी थी। जहां मेनका की 2 बेटियां उर्वी और कायशा हजारों किलोमीटर दूर शहर में पढ़ रही थी, वहीं उसकी 2 बेटी मानवी और सिया गांव में ही रह रही थी। हॉल में बैठी मेनका फोन पर बात कर रही थी, तभी हाथों में चाय का कप लिए उसकी बहू चैताली वहां आती है। क्या बात है माँ जी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। पूरा घर आंगन आपकी खिलखिलाहट से चिड़िया की तरह चहक उठा है। अरे बहू, बात ही ऐसी है, शहर से तेरी दोनों ननद गांव आ रही हैं। आज तू मेरी दोनों बेटियों के मनपसंद का खाना बनाना और तुम दोनों जाकर उनके कमरे की सफाई करो। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी 2 बेटियां इतनी बोर्डम हैं। चैताली की दोनों ननद बेहद ही सीधी सादी थी। सिर्फ सलवार सूट ही उनका पहरावा था। पढ़ाई के प्रति उनका खास रुझान होने के बावजूद भी मेनका ने उनके कदम मैट्रिक के बाद घर में बांध दिए और दूसरी ओर अपनी 2 बेटियों को पढ़ने के लिए जमा पूंजी से शहर भेज दिया। कुछ ही घंटों में मेनका की दोनों बेटी मॉडर्न अवतार में लगेज लिए घर में दस्तक देती हैं। मॉम, आओ आओ मेरी लाडली बेटियों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देखा है। शहर में जाकर और ज्यादा सुंदर हो गई हो, किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। ओह मॉम, अब आपकी बेटी शहर में रहती हैं, वहाँ के लोग गांव देहात की नजर गुजर जैसी बेतुकी बातों में भरोसा नहीं करते। मॉम प्लीज सामने से साइड हटिए, अगर 1 सेकेंड और हम ये लगेज लेकर खड़े रहे तो बेहोश ना हो जाएं। अरे बेहोश हो मेरी बेटियों के दुश्मन, आओ आओ बैठो। मेनका अपनी दोनों बेटियों से बातें ही कर रही थी कि तभी चैताली अपनी शहरी ननद के लिए चाय नाश्ते की थाली लिए हुए उनके सामने आती है। ये लो मेरी प्यारी ननद जी, चैताली स्पेशल चाय देखो। तुम्हारी भाभी तुम दोनों की पसंद 3 सालों में भी भूली नहीं है। मुझे याद है कि तुम्हें चाय पर पालक पनीर के पकौड़े कितने पसंद हैं। भाभी, अब हमारी पसंद पहले जैसी नहीं रही। ये समोसे पकौड़े हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेकार हैं। मगर मैंने बड़ी मन से तुम दोनों के लिए इतना सब बनाया था, अब ये बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी,
बर्बाद क्यों होगा? हमारी गांव की गवार बहनों को ये तला भुना खाने को दे दो और हम दोनों बहनों के लिए ब्लैक कॉफी बना दो। अपनी शहरी ननदों के ताने बाने सुनकर चैताली का मन अपनी भोली भाली गांव की ननद के लिए भर जाता है। तभी उदास आंखों से मानवी मर्म लहजे में कहती है, सही तो कह रही है सौम्या भाभी, वैसे भी हम दोनों बहनों को दाल चावल के सिवा मेहमानों के आने के मौके पर तो ये पूरी पकवान नसीब होता है। अपनी दोनों ननद के शब्दों में शुमार दुख को भाप कर उनकी भाभी चैताली उनके पीछे पीछे कमरे में आ पहुंचती है, जहां दोनों बहनें पपक पपक कर रो रही होती हैं। तभी चैताली उन्हें चुप कराती है। मानवी, सिया, चुप हो जाओ। आंसू बहाना समझदारी नहीं बल्कि बुजदिली है। हम क्या करें भाभी माँ, हम चारों बहनों में ये दोहरा बर्ताव क्यों करती हैं? एक और वो उर्वी और कायशा पर जान छिड़कती हैं, वहीं दूसरी ओर हम दोनों बहनों को दुत्कारती रहती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे माँ ने हमें अपने कोख से जन्म ही नहीं दिया। अपनी ननद के बहते आंसू देखकर चैताली अपने पति रवि के आने पर उसे ये समस्या साझा करती है। अजी माँ जी का अपनी बेटियों के प्रति ऐसा दोहरा बर्ताव उनकी बेटियों में बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। चैताली, ये देखने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। माँ के लिए उसकी शहरी बेटियों से बढ़कर कोई नहीं। चैताली सारी रात अपनी सास के स्वभाव के बारे में सोचती है। अगली सुबह उर्वी अपनी बहनों को नीचा दिखाते हुए कहती है, अरे मानवी, सिया, साल के 365 दिन तुम दोनों सलवार सूट पहनकर बोर नहीं होती हो क्या? जब देखो एकदम स्वामी टाइप की बनी फिरती हो। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है मगर तुम दोनों बहनें मॉडर्न बनने की बजाय बोडम बनी बैठी हो। उर्वी, सलवार सूट और साड़ी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। शायद शहर जाकर तुम दोनों ने लोगों की देखा देखी इस बात को बिसार दिया है। चैताली की फटकार उसकी शहरी ननद को औंधे मुंह कर देता है, जिसके बाद दोनों बहन पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं और मेनका कहती है, अरे चैताली बहू, क्या जरूरत थी तुझे अपनी चलाने की? देखा, दुखा दिया ना मेरी दोनों बेटियों का दिल। ये सुनकर मेनका की बेटी मानवी उससे कहती है, क्या बात है माँ, शहर से आई अपनी बेटियों के लिए 2 बुरे शब्द भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुए और ननद भाभी के बीच एक छोटी मोटी नोक झोंक देखकर आपको गवारा ना हुआ? मानवी, खबरदार जो मुझसे इतनी बेरुखी से बात की तो। माँ जी, मानवी खरा सच कह रही है। अगर 4 ननद के बीच ये भेदभाव उनकी भाभी करती तो क्षण भर को शोभा देता, मगर आप तो उनकी जननी हैं। फिर अपने ही खून में ये दोहरा बर्ताव क्यों? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरी गाय जैसी बेटियों के मुंह में जुबान कैसे आ गया। ये माँ बेटी के बीच तेरी मंथराई का नतीजा है। माँ जी, आप मेरी बात का गलत माने मिला रही हैं। अगर मैं भाभी होकर अपनी चारों ननद को एक ही नजरिए से नाप सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? माँ होकर भी आप अपनी चारों बेटियों को समझ नहीं पाई? बहू के लाख समझाने बुझाने के बावजूद मेनका में अपनी गांव की बेटियों के प्रति रूखे बर्ताव में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आता। समय बीतता है। एक रोज मेनका अपनी चारों बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाती हुई कमरे में बैठी बड़बड़ा रही होती है। ये दोनों फैशनेबल कपड़े मेरी शायरी बेटियों पर बहुत फबेंगे। बाकी मेरी गवार बेटियों के लिए ये सस्ते सलवार सूट ही बहुत हैं। इसके बाद मेनका अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उन्हें एक एक जोड़ी कपड़े दे देती है, जिसे देखकर मानवी और सिया फूले नहीं समाती और बोल पड़ती हैं, शुक्रिया माँ, ये तोहफा हम बहनों के लिए बेशकीमती है। माँ, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे पास बहुतेरे सूट थे। रख लो सिया और मानवी, माँ जी का आशीर्वाद समझकर। अरे उर्वी, कायशा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों फीकी पड़ गई? गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? गिफ्ट माय फुट। माँ, आप भी हमारी गांव की बहनों से कम बोडम नहीं है। हर ये टुच्चे से कपड़े हम नहीं पहनते। हम शहर के बड़े बड़े मॉल के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ये आप ही रखिए। रहने दे उर्वी, खामखा कहाँ सर खपा रही है। माँ के कदम इस गांव से बाहर गए होते तब तो इनका संसार तो इस 6 मीटर की साड़ी में समाया है। अपनी बेटियों का रईसी का रुझान देखकर मेनका की भटक खुल जाती है। बावजूद इसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। तभी चैताली कहती है, बस करो, तुम दोनों ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया है। कभी सोचा है तुम्हारे कड़वे शब्द कितनों के दिल को छल्ली छल्ली करते हैं? इंसान मॉडर्न पहरावे से नहीं, सुनहरी सोच से होता है। ओ प्लीज भाभी, ये भाषण झाड़ना बंद करो, समझी? और माँ, तुम्हारे सामने कल की आई भाभी हम ननद को नीचा दिखा रही है और तुम बुद्ध बनी खड़ी हो।
अब हम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरेंगी। इतने के बाद उर्वी और कायशा शहर लौट जाती हैं और पढ़ाई के पूरी होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती हैं। देखना कायशा, हमारे आकर्षक छवि के कारण मैनेजर का पद तो पक्का है। हाँ, बस एक बार ये जॉब हाथ आ जाए, फिर हम पीछे मुड़कर परिवार को नहीं देखना पड़ेगा। दोनों बहनें बड़बड़ा ही रही थी, तभी कंपनी के केबिन में कंपनी की मालकिन सेलिना साड़ी का पहरावा पहने पहुंचती है। कुछ देर बाद, सॉरी, मगर तुम दोनों में इस कंपनी में काम करने की काबिलियत नहीं है। मगर मैम, बगैर हमारी डिग्री देखे आप फैसला कैसे कर सकती हैं? लुक एट योरसेल्फ, इस शॉर्ट्स पहनावे के साथ तुम्हें ये क्लार्क का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ऑफिस में इंडियन कल्चर अलाउड है। तुम जा सकती हो। सेलिना की फटकार शहरी ननद के घमंड को निचोड़ कर रख देती है, जिसके बाद उनके कानों में अपनी भाभी के कहे शब्द गूंज उठते हैं। कल तक उन्होंने अपनी शहरी रुझान से जिस पहरावे को रौंदा था, आज उसी की कमी के आधार पर दोनों औंधे मुंह गिरती हैं। इसलिए कभी किसी शख्स को गांव शहर के आधार पर जज न करें, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा।